अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की आम खबरों और तज्जियों के साथ मैं हूं आपके साथ। आज 7 बजे में आसमा इकबाल। नाज़रीन, सानिया 9 मई पर सज़ाओं के सिलसिले के साथ PTI की जानिब से अदालती कमीशन के क़याम पर इसरार का सिलसिला भी जारी है। सलमान अकरम राजा ने एक बार फिर अपने इसी इसरार का इजहार किया है। क्या कहना है उनका, पहले आपको ये सुनवाते हैं। जो कुछ 9 मई को हुआ, हम कहते हैं एक आज़ाद तहकीकाती कमीशन हो, वो फैसला दे, बताए कि उस दिन क्या हुआ। जो मुकदमात के फैसले सामने आ रहे हैं उनसे तो सूरत हाल और ज़्यादा मैं समझता हूँ मज़क्का खेज हो गई है। रियासत के सुतून हैं, उनको और कौम को यकजा करने के लिए ज़रूरी है कि एक तहकीकाती कमीशन हो जो सच्चाई को सामने लाए। नाज़रीन, PTI ने सज़ाओं के खिलाफ आला अदालतों से भी रुजू कर रखा है। अब एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि PTI इंसदादी दहशतगर्दी से दी जाने वाली सज़ाओं को इंसदाद अदल इंसाफ करार दे रही है और दूसरी तरफ इन्हीं अदालतों से रिहा होने वाले जो कारकुनान हैं उनका इस्तकबाल भी किया जा रहा है। गुलपाशी की जा रही है, फूलों के हार डाले जा रहे हैं, जिस पर सियासी नाक़दीन इस रवैये पर मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू की हमें बहुत ज़्यादा गर्दान करते हुए दिखाई देते हैं। दोहरा मयार इसे करार दिया जा रहा है। सवाल लेकिन यहाँ पर यह बनता है कि जिस जज के कलम से सज़ा पर तनकीद हो रही है उसी जज की जानिब से बाइज़्ज़त रिहाई का फैसला कबूल क्यों किया जा रहा है। साथ ही PTI एक जानिब सानिया 9 मई के जल्द फैसले भी चाहती है और जुडिशल कमीशन के क़याम का भी मुतालबा करती हुए हमें दिखाई देती है। यानी कहा जा सकता है कि जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा सास करे। ये जो कन्फ्यूजन है लेकिन आज हम अपने पैनल के सामने ज़रूर रख रहे हैं और जानना ज़रूर चाहेंगे कि जुडिशल कमीशन के क़याम पर इसरार क्यों है और क्या कभी PTI ने जब उनका अपना दौरे हुकूमत था किसी सानहे या वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने को कोई काबिल ज़िक्र कोई मिसाल ऐसी मौजूद है जिसका वो खुद से कह सकें कि देखिए जी हमने भी अपने दौरे हुकूमत में ये किया था। और ये भी कि सानहा मॉडल टाउन पर जुडिशल कमीशन बनाने वाले शहबाज शरीफ यहाँ इनकार क्यों कर रहे हैं, ये भी बड़ा अहम सवाल है। अपने पैनल के सामने रखते हैं। पैनल में जी हमारे साथ कौन मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन किया है आज सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार शराजी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। आदिल निज़ामी साहब जो कि होस्ट भी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, हमारे साथ स्टूडियो में इस्लामाबाद में मौजूद हैं। काशिफ रफ़ीक साहब हमारे ब्यूरो चीफ़ भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और कराची से हमारे ब्यूरो चीफ़ इम्तियाज़ फ़रान साहब भी हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद रहेंगे प्रोग्राम के अंदर। मैं शराजी साहब प्रोग्राम का आगाज़ सर आपसे करना चाह रही हूँ। बरतानिया में सर मिसाल दी जा रही है कि जी वहाँ देखिए बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर फसादात हुए, किसी किस्म का कमीशन नहीं बना, अदालतों ने ज़ाहिर 24 घंटे काम किया और मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सज़ाएँ दी गई कोई कमीशन बनाए बगैर। हम जो हैं बरतानवी जमहूरियत और गवर्नेंस को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर यहाँ पर आकर ये सारी मिसालें क्यों चाहते हैं हम कि गोल हो जाएँ और इस तरह से हमारी अदालतें जो है वो तेज़ तेज़ काम शुरू कर दें, इंसाफ अदालतों से आ रहा हो, कमीशन बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। नहीं, उसमें तो कोई शक नहीं है कि अदालतें अगर बेहतर अंदाज में काम कर रही हों तो मेरा ख़्याल में फिर किसी को कोई गिला बाकी नहीं रहता। और आपको याद है कि जंग अजीम दोम में बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने गोया कि चर्चिल साहब ने यही सवाल किया था कि क्या मुल्क में अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं, तो जवाब हाँ में जब आया था तो फिर उन्होंने कहा कि बरतानिया को कुछ नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक ऑर्गन ऑफ स्टेट है गोया कि जुडिशरी, इसका इतना कलीदी रोल है मुल्क के अंदर गोया कि इंसाफ की फरहमी को लेके कि अगर ये ऑर्गन बेहतरीन अंदाज में काम करे तो इस मुल्क की गोया कि मुकन्ना जो कि पार्लियामेंट कहलाती है वो भी, इस मुल्क की एग्जेक्टिव भी कि जिसने परफॉर्म करना है फील्ड में जाके, वो सब ठीक तरीके से काम करते हैं अगर मुल्क की जुडिशरी ठीक हो। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है एक तो ये कि इस मुल्क की अदलिया की तारीख़ क्या है, गोया कि शुरू कहाँ से होती है, नज़रिया ज़रूरत से, जिसमें एक डिक्टेटर को लेजिटिमाइज किया जाता है। उसके बाद आगे चल के क्या होता है, जिसको बाद में तारीख़ ने साबित किया, जुडिशल मर्डर, एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद एक और प्राइम मिनिस्टर को ताहयात नाअहल किया जाता है और बाद में तारीख़ बताती है कि सारे सियासी मुकदमात थे जिसमें उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने JAT बनाई, 6 माह का वक्त दिया और उसको सिस्टम से बाहर उठा के फेंका। तो मैं समझता हूँ कि जब इस तरह की तारीख़ अदलिया की हो तो फिर वो लोग हक बजानिब हैं कि जो बार बार ये कहते हैं कि आपको कमीशन बनाना चाहिए कि इंडिपेंडेंट, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। लेकिन ये लोग जब अपने हक में फैसले आते हैं तभी अदालतें फिर कैसे सही हो जाती हैं? वो तो मैं समझता हूँ कि अगर 1% को आए, अगर आप जो आपने इब्तिदाई में भी बात करी कि अगर शाह मोहम्मद कुरैशी साहब और ज़ैन कुरैशी साहब को बाइज़्ज़त बरी किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि बाकी सारे मुल्ज़मान भी उसी कैटेगरी में खड़े हैं, उनके ख़िलाफ़ भी उसी तरह के शवाहिद हैं कि जो इनके ख़िलाफ़ पेश किए गए।
तो अगर एक शख्स के खिलाफ वो शवाहिद एडमिसिबल नहीं है तो वो बाकियों के खिलाफ कैसे हो सकते हैं। फिर जब ये बता दिया गया रोज़ामचे ने कि जिन 3 2 पुलिस के एहलकारों के बारे में आप कह रहे हैं कि वो मेज़ के नीचे और सोफे के पीछे छुप के बैठे थे, वो उस दिन छुट्टी पे थे। उनके मुतालिक उस वक्त SHO लिख रहा है कि ये तो लोग ड्यूटी पे नहीं आते और आप उनकी गवाहियों के ऊपर किसी को 10-10 साल की सज़ा देंगे। या साइफर केस के अंदर उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की वादा मफाद गवाह बनने की बुनियाद पे आप एक मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को 14 बरस की सज़ा देंगे तो हाई कोर्ट में सज़ा का क्या हुआ। तो मेरा ख्याल में ये अगर वो कह रहे हैं आसमा तो गलत नहीं कह रहे। और जिस मुल्क के अंदर आप देखें कि जब इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने जा रहे थे तो बिलावल साहब से लेके सब ये कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पेंडेंसी में पड़े हैं। आज मैं आपको स्टैट्स दे रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर मजमूई तौर पे 1,22,000 केस अदालतों में ज़ेर अल्तवा हैं और सिर्फ 55,000 केसेस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं। इसका कंपैरिजन जरा जापान में जाके करें। जापान की मिसाल मैं देता हूँ कि जस्टिस रमदे साहब जब गए थे वहाँ पे, आखिरी में आपसे 1 मिनट लेना चाहता हूँ। जस्टिस रमदन ने कहा कि मैं वहाँ पे जब गया तो मैं वहाँ के अदालती निज़ाम को स्टडी करना चाह रहा था, तो मैंने कहा कि कल अगर किसी केस की समाअत है तो मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि जी चेक किया, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में तो कोई सुप्रीरियर कोर्ट में तो कोई केस ही नहीं, पेंडेंसी नहीं है, नीचे की अदालत में था। और वहाँ पे भी जाके उसने कार्रवाई देखी तो उसमें आके मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म किया तो जज ने सज़ा सुना दी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं जज साहब से मिलना चाहता हूँ क्योंकि ये तो कमज़ोर तरीन गवाही है कि कोई मुलजिम एतराफ़ जुर्म करे, क्योंकि उस पर शायद तशद्दुद हुआ हो, उसको खौफ में रखा गया हो, उसने इस चक्कर में कर लिया हो। तो उसने कहा कि मैं जब जज से मिला हूँ तो मैंने कहा कि ये तो बड़ा कमज़ोर तरीका है किसी केस को निपटाने का। तो उन्होंने कहा भी आप जिस मुल्क में हैं तो वैन जापानीज आर इन द कोर्ट दे नेवर लाई, वो झूठ नहीं बोलते। तो अब जिसने वो जो कहा है वो सच कहा है और मैंने उसकी बुनियाद पे जो सज़ा सुनाई है। तो आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा तब जाके लोग कमीशन बनाने की बात नहीं करेंगे, वरना तो यही होगा कि कमीशन बने। हम उस लेवल पर क्यों नहीं जा पाते हैं काशिफ साहब, ये आप ज़रा हमें समझाइएगा। जिस तरह से सर बात कर रहे थे कि एक मुल्जिम आता है, वो इतराफ़ करता है और उसके इतराफ़ की बुनियाद पर ये सारी चीज़ें, क्योंकि शफाफियत बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में शफाफियत क्यों नहीं लाई जा सकती है काशिफ साहब? जब सानिया 9 मई की वाज़े फुटेजेस मौजूद हैं, हंगामा आराई करने वालों के चेहरे उसमें वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं, कौन क्या कर रहा था ये देखा जा सकता है, तो फिर कमीशन बनाने की ज़रूरत क्यों रहती है? और साथ में एक जोड़ दे दूं कि एक गाड़ी के अंदर अंदरीब अब्बास अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर चले जाते तो केस नहीं बनता। हाँ। उसी में एक वजीर सेहत को आप 10 साल की सजा दे रहे हैं, तो ये क्या मेयार है? क्यों काशिफ साहब बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाकई अदलिया का कोई मेयार नहीं है। बसद एहतराम जजिस को ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, और उसकी वजह यह है कि अदलिया का जो भी निज़ाम है, इस निज़ाम को वज़ा करने के लिए आइन मौजूद है, आइन की तरमीम का तरीक़ाकार मौजूद है, पार्लिमान मौजूद है। अब उसके मैंडेट पे आप जो मर्ज़ी सवालात उठाएं, लेकिन बहरहाल जब उन्होंने तरमीम कर ली, जैसे भी की, उसका अखलाकी पहलू पे आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन नंबर पूरे थे, आइनी तरमीम होगी, उसको फॉलो कर लिया गया। असल मामला ये है कि हमने अदलिया को या इदारों को आज़ाद तो छोड़ा ही नहीं, हमने तो मनपसंद लोग लगाए। किसी के ग्रुप का बंदा जज लग गया, किसी के चैम्बर का बंदा जज लग गया, किसी की प्रैक्टिस किसी के साथ ही उसका जज लग गया। और आज जितने जजी साहबान बैठे हैं, इनकी हिस्ट्री आप अगर चेक कर लें तो इनका लिंक किसी ना किसी चैम्बर से होगा, किसी ना किसी पार्टी से होगा, किसी ना किसी फैक्शन से होगा। सो जब आप अपने मतलब के जजेस बिठाएंगे और अपने मतलब के फैसले लेंगे और अगले को रौंदने की कोशिश करेंगे, तो फिर कभी उनकी चलेगी, कभी आपकी चलेगी, कभी किसी की चलेगी। यही मामला देखिए, ये 70-72 साल से ये चल रहा है और ये इसका चलने का जो तरीकाकार है मुझे तो ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि जब आपने तय कर लिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस चैम्बर से आएंगे डायरेक्ट और वहीं पे लेंगे और वहीं से रिटायर होकर जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? आप जुडिशरी जो है न्यूट्रल, तो उसकी इंडक्शन कर ही नहीं रहे। जहाँ तक बात है 9 मई की, देखिए मामला ये है, 9 मई के मामले पे जो बात मेरे भाई शराई साहब कर रहे थे, देखें लाहौर में जो भी हुआ मामला, उसकी वीडियो सामने आई, शाह महमूद कुरैशी साहब लाहौर मौजूद नहीं थे। और बाय द वे मेरी जो उनसे कोई मुलाकात या कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त ये सारा प्लान हो रहा था 9 मई का, उसमें जिस वक्त कोर कमेटी की मीटिंग थी, ये रिकॉर्ड की बात है, चेक कर ले मेरे भाई, शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ लाई 2 लोग थे जिन्होंने कहा था कि आप इस तरह की एजिटेशन में मत जाइए। लेकिन उस वक्त एक जूम था पॉपुलैरिटी का, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाने का, अपने इक़्तिदार को 10-12 साल तूल देने का।
इस सारी गंगा में कोई पॉलिटिशियन, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई जुडिशरी वो साफ नहीं है। हर किसी ने अपनी तमे की, अपनी वजह से जो है ना, अपनी लालच में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किए हैं। तो फिर कमीशन अब इस सारे मुतालबा जायज है, फिर तो आपकी बात तो देखिए, सही मैं लग कह रहा रहा हूँ कि कमीशन बनाइए, बिल्कुल बनाना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान में जो कमीशन बनाए गए हैं वो न्यूट्रल हुए हैं? वो कमीशन पावरफुल हुए हैं? अगर इतने ही कमीशन पावरफुल होते, इतने ही इन कमीशनों के ऊपर हमें एतबार होता, तो चीनी का कमीशन की रिपोर्ट ही ले आए। छोड़े जी 9 मई को, 9 मई तो चले, जिसने किया भुगतेगा, करेगा नहीं करेगा, पॉलिटिकल मामलात है। तो रिपोर्ट्स नहीं आती, तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ हुजूर, जो बात शराई साहब ने की, असल मामला ये है कि जब आपकी नाराजगी हो, आप कहें नवाज शरीफ साहब नाहल, और जब आप राजी हो तो एयरपोर्ट पे जाके बायोमेट्रिक हो। जब आपकी नाराजगी हो तो आप गए 804 जेल में उम्र कैद, और जब आपकी राजीनामा होगा तो उनकी जमानतें भी ऐसे होंगी, लोग समझेंगे ये हुआ क्या है। सो इस मामले में ये पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस हैं। यहाँ पे हर किसी ने अपने इक़्तिदार को तूल देना है, अवाम के साथ किसी का कोई लेना देना नहीं है। मैं इसीलिए इनको पॉलिटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कहता हूँ, जिन्होंने अपने लोग इंस्टॉल किए हुए हैं। ठीक है जी, ये पॉलिटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो कर रही हैं, आदिल निज़ामी साहब काशिफ साहब के बकौल, और काशिफ साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर कमीशन बना दिया जाए तो कोई हरज नहीं है। लेकिन इससे पहले भी हमने बहुत सारे इस तरह के कमीशन पाकिस्तान में बनते हुए देखे हैं। ख़ास तौर पर जब शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी की बात होती है तो उन्हीं की मौजूदगी में मॉडल टाउन पर भी हमने देखा कि एक जुडिशल कमीशन बनाया गया था। तो भाई यहाँ क्यों नहीं आदिल? देखिए, अब जो बात हो रही है कमीशन बनाने की, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एक मुतालबा है कि कमीशन बनाया जाए। लेकिन अगर कमीशन बनता है, जो उसका तरीक़ाकार है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मंजूर होगा? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है उसमें तो 2 सीनियर मोस्ट जजेस जिनके नाम आ रहे थे, वो कौन है, उनके बारे में हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात है। अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कमीशन बनेगा वो कितना फ्री एंड फेयर काम कर पाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके ऊपर कितना अतमाद होगा, ये एक सवालिया निशान है। अगर बना भी लेते हैं, उसकी फाइंडिंग्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मतलब उसके ऊपर रिलाय करेगी, उसको मानेगी कि नहीं मानेगी, ये तो चीज़ें चलती रहेगी। मामला इतना आसान नहीं है। बाकी जिस तरह माजी में हम बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो जुडिशल सिस्टम है, जिस तरह जजेस की अपॉइंटमेंट होती रही है, वो एक ख्वाजा शरीफ साहब आपको याद होंगे, पंजाब के अंदर चीफ जस्टिस होते थे, उनकी तस्वीर भी वायरल हुई कि वो हमजा शहबाज को खाना शरा डाल के दे रहे थे प्लेट के अंदर। वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे लाहौर से काउंसलर भी रह चुके थे। इसी तरह आपको दर्जनों मिसालें मिलेंगी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लॉयर विंग्स हैं, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है पावर में आती हैं, उन्हीं लोगों को जनाब वो जजेस अपॉइंट कर देती हैं। यहाँ पे एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ कि माजी में एक सलमान तसीर साहब गवर्नर थे, तो जरदारी साहब के पास कुछ गया, 2008-9 की बात है, कि जनाब आप अपॉइंटमेंट कर दें। उन्होंने कहा जनाब ये जो मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत ने सारी चीज़ें भेजी हैं, इसमें तो इतने जजेस जो हैं, उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू था उनका, ये कश्मीरी हैं जनाब, ये तो आगे जाके जनाब ये जो आपके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो हमारे लिए मसला करेंगे। तो मतलब इस तरह तो हमारे यहाँ जजेस जो हैं वो लगाए जाते रहे हैं। तो अब बात ये है कि लगाए जाते रहे और हटाए जाते रहे हैं। तो अब मौजूदा जो जुडिशरी और जो सिस्टम यहाँ पे बन चुका है, उसके होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है, अब ये कितना रेलिवेंट है कि नहीं है, क्योंकि उस सिस्टम पर उनको एतबार नहीं है, इस जुडिशरी पर एतबार नहीं है। तो अब इसी जुडिशरी के तहत जो राजा साहब कह रहे हैं बनना है जुडिशल कमीशन, यही जजेस होंगे, तो उनकी फाइंडिंग्स कितनी रिलायबल होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक मौक़िफ़ है उसको तकवीयत भी मिल रही है। जिस तरह भी बड़े अच्छे से राजा साहब ने बताया कि एक ASI जिनका नाम हसान अफजल है, ये पता नहीं कभी किसी टेबल के नीचे है, ये है थाना शादमान के, थाना रेस कोर्स की हदूद में जगह बनती है लाहौर की, जहाँ पाए गए हैं, कभी किसी कर्टन के पीछे 14 मुकदमात में जाके। तो एक साहब वो जो प्रोसिक्यूशन है उसने भी मजाक बना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एक मुतालबा है उसको तकवीयत मिली है, जो केसेस जिस तरह चल रहे हैं, जिस तरह सजाएं हो रही हैं, शायद ये आगे आकर इस तरह टिक नहीं पाएंगी, या कोई फ्यूचर हो नहीं पाएगा। ठीक हो गया। अब आदिल साहब फरमा रहे हैं, इम्तियाज़ फरहान साहब के कहीं ना कहीं PTI के इस मुतालबे को तकवीयत मिल रही है। तो ये तकवीयत जो है इतनी जानदार एक मुहिम के तौर पर हम आगे जाती हुई देखेंगे कि ये कमीशन बना दिया जाए, ये मुतालिबा मान लिया जाए, जबकि दूसरी तरफ हम ये आवाज़ें भी आते हुए सुन रहे हैं कि जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे कोई और रास्ता नहीं निकल सकता है। इम्तियाज़ फरहान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि सलमान ये जो राजा साहब ने जो डिमांड की है उनका राइट है, पॉलिटिकली भी है, डेमोक्रेटिकली भी इनको ये डिमांड बनती है। लेकिन हमें राजा साहब से ये सवाल भी करना चाहिए कि जब पनामा केस हुआ था तो ये नवाज शरीफ के वकील हुआ करते थे। मुझे तो ये याद पड़ता है कि ये थे और शायद लास्ट टाइम तक थे, और फिर थोड़ा सा बिफोर शायद जिन्होंने उनके जो वकालत थी उसको छोड़ा था या साइलेंट हो गए थे। तो ये हमें कम से कम इनसे वो भी पूछना चाहिए कि आया जब उस वक्त बहुत करप्शन के इल्जाम लगा रहे थे इमरान खान और कह रहे थे लूट मार हो गई है नवाज शरीफ साहब की, तो ये नवाज शरीफ की वकालत कर रहे थे, तो उसके हवाले से भी एक बात होनी चाहिए। कंपेयर नहीं कर रहे आसमा, हम और आप जब बैठते हैं तो हम ये कहते हैं कि आज जैसे शहबाज शरीफ
या जरदारी साहब का एक रिजीम है कि अभी जो करेंगे, जब बाद में इनके अगेंस्ट ये सारी सूरत हाल होगी जो काशिफ बार बार बोलता है और शराजी साहब भी ये बात कहते हैं, तो फिर हम वो कहेंगे कि जनाब ये अगर माजी में आप ऐसा ना करते तो शायद आपके साथ ये नहीं होता। तो ये इमरान खान साहब के दौर में क्या ये सारी चीजें नहीं हुई है? क्या इन्होंने जो कमीशन बनाने का जब मुतालबा किया जाता था तो ये बनना चाहिए, बिल्कुल कमीशन बनना चाहिए, लेकिन हम अदलिया में कहां से लोग लाएंगे? शाकिर निसार देखें, 9 मई का जो है ना अस्मा, एक और तहकीकात होनी चाहिए कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे गुड टू सी यू वाले, उन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट की तारीख में कभी हुआ था कि 9 मई से पहले जब हेयरिंग हुई थी तो उनको सुप्रीम कोर्ट के मेहमान के तौर पे, मुलजिम के तौर पे नहीं रखा था उन्होंने, मेहमान के तौर पे पुलिस रेस्ट हाउस के अंदर रखा था। और वो रेस्ट हाउस आज भी कोई जाके देखे तो मेन रोड से थोड़ा सा सामने है, और वहां पर किस तरह से एक फैसिलिटेट किया जाए। हम कह रहे हैं इनोसेंट थे, लेकिन उस वक्त मुलजिम थे वो, उस वक्त उनके खिलाफ एक बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही थी, तो उनको गुड टू सी यू और एक सुप्रीम कोर्ट के मेहमान के तौर पे आज तक 70 साल की तारीख में कोई है तो कोई इनसे पूछेगा उस वक्त के ये जो हमारे वो जो थे बिंदियाल साहब कि जनाब आपने उसको एक मुलजिम को मेहमान के तौर पे, और पूरा एटमॉस्फेयर देखें कि मुल्क में फील्ड मार्शल जो अब है उस वक्त चीफ आर्मी चीफ थे, वो मुल्क के अंदर मौजूद नहीं थे। अगर उस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो हमारे ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अगर वो टेक ओवर ना करें और ऑर्डर पास ना करें तो इस मुल्क में क्या कुछ हो जाता, क्या कुछ नहीं होता। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि तमाम चीजों के ऊपर भी कमीशन एक बनना चाहिए, लेकिन अदालती नहीं होना चाहिए। फिर वो उसके अंदर रिटायर्ड टेक्नोक्रेट लें, मैं और आप मीडिया के लोग भी आने चाहिए, और जो सिविलियन है वो आने चाहिए। छोड़ दें अदलिया को, क्योंकि ये जो आदिल कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कोई नहीं मानेगा। ये राजा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो कमीशन बनाना चाहते हैं वो अपनी मर्जी के लोग चाह रहे हैं, और अगर ये कमीशन बनाया भी जाता है तो ज़ाहिर है हुकूमत का यही होगा कि जी हम अपने लोग जो हैं वो डालें, तो उसको वो तस्लीम करने को तैयार नहीं है पीटीआई वाले। देखें ये ऊँट जो है ये किस करवट बैठते हैं, यानी एतराज़ात जो हैं वो दोनों तरफ से हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दोनों तरफ से हैं। पीटीआई ये चाहती है कि एक तो कमीशन बनाया जाए, दूसरे हमारी मर्जी के लोग इसमें शामिल हो, और हुकूमत तो ये मान ही नहीं रही है अव्वल तो, और अगर कभी माना भी जाता है हुकूमतों की तरफ से तो ज़ाहिर उसमें हमेशा अपने लोग शामिल किए जाते हैं। लेट्स सी ये ऊँट जो है किस करवट बैठता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आपसे मिलेंगे तो हमारे सूबों में जो गवर्नर्स हैं उनका जो सियासी किरदार है उस हवाले से हम बात कर रहे होंगे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आपको जिक्र करेंगे सूबों में वफाक के नुमाइंदों यानी सूबों के गवर्नर्स का, जो अपनी शोला बयानी से मीडिया में इन तो रहते हैं लेकिन अपने आइनी किरदार से आउट यानी बाहर हो जाते हैं। इस आइनी अलामती बावकार ओहदे का तकाजा होता है कि गवर्नर सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर फ़राइज़ अदा करे, बल्कि ये भी तवक्को की जाती है कि गवर्नर नामजद होने के बाद वो सियासी जमात से इस्तीफ़ा दे दे ताकि उसकी आइनी हैसियत पर सवाल उठाया ही न जा सके। लेकिन यहाँ तो गवर्नर हाउस सियासी पार्टियों के दफातर बन जाते हैं, और पहले जो थोड़ी बहुत शर्मो झिझक रहती थी अब वो भी नहीं रहती है। सिंध के गवर्नर हों या पंजाब के या फिर खैबर पख्तूनख्वा के, सब पार्टी सियासी वाबस्तगी का इजहार भी करते हैं और तकरीबात में शिरकत भी करते हैं। उनके शोला बयानियाँ बाज़ औक़ात वज़राए आला के साथ अच्छी खासी झड़प का सबब भी बन जाती हैं। ऐसा ही कुछ आजकल भी हम देख रहे हैं। खासकर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी अक्सर क्रीज से बाहर निकलकर खेलते दिखाई देते हैं, जिस पर फैसल वाउडा ने तबसरा किया कि गवर्नर का सॉफ्टवेयर ही अपडेट नहीं किया गया बल्कि नट बोल्ट भी कस दिए गए हैं। ज़ाहिर है नाज़रीन के कोई अच्छा तबसरा नहीं है, लेकिन किया क्या जाए कि इस तरह के सस्ते फक्कड़पन के लिए गवर्नर साहिबान खुद ही मौके फराहम करते हैं। पैनल के सामने हम यही सवाल रख रहे हैं कि गवर्नर साहिबान का वो रख रखाव कहाँ गया, वफाक का नुमाइंदा होने की जिम्मेदारी क्यों कहीं पीछे रह गई है, और क्या ये आइन से इनहराफ नहीं है जिस तरह से इनके ऑफिस जो हैं जो पार्टी दफातर बने हुए में दिखाई देते हैं। शराजी साहब आप फरमाइएगा, ये जो सूबाई गवर्नर का आइनी ओहदा है ये ज़ाहिर है कि एक अलामती ओहदा है। गवर्नर जो है वो किसी पार्टी का नहीं बल्कि वफाक का नुमाइंदा होता है। अभी ये होता हुआ हमें क्यों नहीं दिख रहा है? किसी भी गवर्नर की बात कर लें। बस आसमा, मैं वैसे आपका सवाल सुन के महजूज हुआ हूँ। इस पर अगरचे मुझे रोना चाहिए लेकिन मैं बड़ा इसको एंजॉय कर रहा था, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर पिछले दिनों लोगों को कुछ निशान इम्तियाज़ मिले हैं और उसके ऊपर किसी ने फेसबुक पे लिखा था कि आप निशान इम्तियाज़ स्टोर पर भी दस्तयाब है, तो मैं समझता हूँ कि हमने हर चीज़ को इतना गोया कि उसकी तस्हीक की है कि बस अलफीज़ अलमान। मैं यही कहूँगा कि आप यकीनी तौर पे जो आपने बात की है, न सिर्फ ये स्पीकर के बारे में भी ये कहा जाता है कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं, बट उनका कंडक्ट आप देखें जिस तरह का है, गोया कि उनके अपने कायद एक दिन आए हैं और उसके बाद 26वीं तरमीम में वोट डालने आए हैं,
उनकी गैरहाजिरी पता ही उनको नहीं होता कुछ, चुभती। बिल्कुल। शेख वकास अकरम की उन गैरहाजिरी चुभती है, उनके खिलाफ रेफरेंस भेज रहे हैं कि उनको नाअहल करो, कटो ना ये तो मेहरबानी वापस ले लिया तो उन्होंने। मकसद है कि यार आप कुछ ओहदों की एक तकद्दुस होता है, उससे फील जाती है। आप इस ऐवान के बाप हैं, बाप सब बच्चों को बड़े एक हैं आंख आप, से बिल्कुल। देखता है, उसके लिए कोई तफरीक नहीं होती। असूल एक के लिए है तो सब के लिए। जमशेद दस्ती अगर झूठा है तो मैं दावे से कहता हूँ कि इस ऐवान में बहुत सारे और भी झूठे बैठे हुए हैं, लेकिन वो डिस्क्वाली नहीं हुआ, लेकिन जमशेद दस्ती हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के लोग जब ये काम करते हैं ना, तो अगेन मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, मुझे हमारा चना का वो गाना याद आ जाता है कि कौन सा मैं नहीं बोल दी मेरे च मेरा यार बोलदा। वैसे थोड़ा आपको गुनगुना देना चाहिए था। आज आप कह थे आपको रोना भी आ रहा था, आपको हंसी भी आ रही थी। मैं कहता हूँ कि आसमा के जब इस शहर का डिप्टी कमिश्नर तौहीन अदालत के मुकदमे में कन्विक्ट होने के बावजूद भी अपने ओहदे पे बैठ के काम करे और अपनी मनमानी करे, तो आप समझ जाएं कि उनको ताकत कहीं और से मिल रही है। तो लिहाजा वो टेसोरी साहब हों, हमारे भाई फैसल करीम कुंडी साहब हों, या कोई और हों, जब ये क्रीज से बाहर निकल के अपने दायरे से बाहर निकल के शॉट्स खेलते हैं ना, तो समझ रहे हैं कि ताकत कहीं और से मिल रही है। तो लिहाजा जाहिर सी बात है, अब ये तो सियासी जमातों के कायदीन का रोल है ना कि वो अपने नीचे के लोगों को समझाएं कि आज हम हैं, कल कोई और होगा, लेकिन इन ओहदों का एक तकद्दुस है। मेरे भाई, अगर यहाँ बैठ के आपने न्यूट्रल रहना है तो आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, वरना कल को कोई और आएगा आपसे बढ़ के इसको मिसयूज़ करेगा, जिससे अल्टीमेटली नुकसान क्या होगा? इस मुल्क के अंदर पार्लियामान को नुकसान होगा, जमहूरियत को नुकसान होगा, इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों को नुकसान होगा। लेकिन वक्ती फ़ायदों को सब देख रहे हैं, आगे की कोई भी नहीं सोच रहा। आगे की कोई नहीं सोच रहा है। काशिफ साहब, क्या वजह है? और हमारे गवर्नर साहिबान क्यों नहीं सोच रहे हैं? बहुत सारे गवर्नर, मैं सबका नहीं कह सकती, ये नो कल को कोई मेरे पे कोई पीका वीका, वैसे अब साफियों पे तो नहीं लग रहा, लेकिन यू नेवर नो। मुझे ये बताइएगा कि ये एक आईनी ओहदा है ना, गवर्नर की हम बात कर रहे हैं, और इसके वकार का तकाजा है काशिफ साहब कि ये गैर मुतनाज़िर है ये ओहदा जो है और इससे मुंसलिक जो लोग हैं। लेकिन हमारे गवर्नर साहब तो जी जान से तनाज़ात में मुब्तला में दिखाई देते हैं, शोचे छोड़ते रहते हैं। और मज़े की बात ये, जैसे शराजी साहब कह रहे थे कि इस पर तो कोई नोटिस भी नहीं लेता, तो फिर पावर कहीं और से आ रही होती है सर, ये जो तासुर जाता है। देखिए, हमारे सिस्टम एक्चुअली कोलैप्स कर गया है, हमारे सिस्टम में जान ही नहीं रही। एक वक्त था कि आप जस्तजू करें, स्ट्रगल करें, पॉलिटिकल एक्टिविटी करें, और करते करते आपको कोई ओहदा मिलता था, फिर आप उस तरह बिहेव करते थे, अपोजिशन को भी लेके चलते थे, वो भी स्ट्रगल होती थी। अभी तो हमारा जो मामला है, ना कोई इक़्तिदार है, ना कोई मेयार है, बस मुखालफिन के खिलाफ तकरार ही तकरार है, ये वाला मामला चल रहा है। किसी गवर्नर को उठा के देख लें, देखें गवर्नर जो है वो सूबों में प्रेसिडेंट का नुमाइंदा है। जब प्रेसिडेंट ही गैर सियासी नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन है, उनके नीचे सरदार सलीम साहब पंजाब में पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, कुंडी साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में है। MQM की और पीपल्स पार्टी की आपस में सॉफ्ट और खुल्लम खुला लड़ाई है। वो कहते हैं जी यहाँ पे गवर्नर चेंज करें, कोई और लेके आए। बलोचिस्तान का गवर्नर जो है वो पता नहीं किन के हैं। अब मसला ये है कि जब आपने पॉलिटिकल सिस्टम से लोगों को इंडक्ट किया और आपने अपनी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है, चले कर लीजिए। जब आप गवर्नर बन गए तो फिर आपका ये वर्किंग रिलेशन होना चाहिए था कि आप वज़ीर आला के साथ मिलकर अपने सूबे की बात करें। अच्छा, अब मसला ये है कि मुराद अली शाह साहब मशरिक की तरफ है और टसोरी साहब मगरिब की तरफ हैं। अब टसोरी साहब कहाँ से पॉलिटिकल वर्कर आ गए भाई? वो मालदार पार्टी थे, उनकी वजह से MQM टूटी, उनकी वजह से फारूक सत्तार साहब की लड़ाई हुई, मुस्तफ़ा कमाल साहब की, फिर साहब को अच्छे बच्चे बना के इकट्ठे कर दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी MNA बन गए, फारूक सत्तार साहब भी MNA बन गए, टसोरी साहब जो है वो गवर्नर बन गए, और आमिर खान जो इनके मुखालिफ थे वो घर बैठ गए। सो ये सारी की सारी मसला ये, यहाँ पे कोई सियासत तो है नहीं। यहाँ पे जिस वक्त लोगों को ये यकीन हो जाए कि आपकी स्ट्रगल मैटर नहीं करती, आपकी आवाम के साथ भलाई मैटर नहीं करती, आपकी मैंडेट मैटर नहीं करती, आपकी कबूलियत मैटर करती है। मकबूलियत तो छोड़े, भाड़ में जाए, दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पे चांस है, आपकी कबूलियत मैटर करती है। तो जब आपको कबूलियत मिल जाए, फिर आप गवर्नर हो, वज़ीर आज़म हो, वज़ीर दाखिला हो, वज़ीर दिफा हो, स्पीकर हो, जो मर्जी हो, आपका क्या इसमें नुकसान है? और आपने सिर्फ उस कबूलियत के कॉर्नर को अपने साथ इंटैक्ट रखना है, खुश रखना है, और आपने पावर इंजॉय करनी है। ना आवाम का लेना देना है, ना सियासत का, और ना सिस्टम देख रहे हैं। ठीक हो गया। मैं आपकी तरफ आऊँगी। इम्तियाज़ फरहान साहब, सर ये बता दीजिएगा
कि ये टिसोरी साहब के सियासी बयानात की जिस तरह से बात कर रहे थे काशिफ साहब, इस पर मेयर कराची ने नोटिस दिया। लुत्फ की बात यह है कि उन्होंने ये मुतालबा वज़ीर आज़म से किया, जबकि हम जानते हैं कि गवर्नर से तो अगर कोई किसी मामले पे बास पुरस आपको करनी भी है तो सदर मुमलिकत कर सकते हैं। फिर ऐवान सदर के ये जो गवर्नर्स के आइन से मुतजाविज़ किरदार पर खामोशी है, ये क्यों है सर? इस पर कोई आवाज़ वहाँ से उठती हुए में क्यों नहीं दिखाई देती, सुनाई देती? देखिए अस्मा, इसके ऊपर एक डिबेट ये भी तो होनी चाहिए कि क्यों उठनी चाहिए, क्यों गवर्नर अपना एक किरदार अदा ना करे। हाँ। अगर किसी के ऊपर चेक और बैलेंस फेडरल रखना चाहता है, फेडरेशन रखना चाहती है, अगर पॉजिटिवली कोई काम हो रहा है, कोई हुकूमत, सूबाई हुकूमत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गलत काम कर रही है या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मामले को लेकर चल रही है, तो अगर उसमें गवर्नर एक फेडरेशन के नुमाइंदे का किरदार अदा करे तो उसमें हर्ज क्या है। हाँ, अगर वो नेगेटिवली कोई काम करे तो उस पर हमें बात करनी चाहिए। सर ये जो बयानबाजी हो रही है इसकी बात कर रहे हैं ना हम, जो पार्टी के वो बन जाते हैं, पीपी के हैं तो फिर भले पार्टी के बने। भाई देखिए, स्पीकर कौन है? अयाज सादिक साहब कौन है? यहाँ पर अवैस कादिर शाह कौन है? और जो सरहद के अंदर आपको पता है ना, सरहद में जब इलेक्शन होने जा रहे थे तो स्पीकर ने क्या अच्छा पार्ट प्ले किया था, जो तहरीक इंसाफ का स्पीकर है उसने बिल्कुल पीटीआई का किरदार अदा किया था। उसने तो सेनेट के इलेक्शन को रोकने के लिए जो वो कर सकते थे किया था। तो सर हम यही तो बात कर रहे हैं कि इसको कोई रोकेगा या इसी तरह से होता रहेगा, जिसका गवर्नर है उसके लिए बोलेगा, जिसका स्पीकर है। अगर सही काम हो रहा है, आपको याद होगा माजी में शराजी साहब मजीद जारी के उस वक्त तो हम स्टूडेंट लाइफ में होते थे, गुलाम मुस्तफा खर ने जब गवर्नर थे और पंजाब में पुलिस का एक बड़ा अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई थी और पुलिस की एक्सेस बढ़ गई थी, तो क्या एज गवर्नर गुलाम मुस्तफा खर ने एक पॉजिटिव पार्ट प्ले नहीं किया था? उसने इन्होंने जो पुलिस ने हड़ताल की थी उसको उड़ा के नहीं रख दिया था? क्या वो काम नहीं किया था? और इश्शतुल इबाद यहाँ पर इतना अर्था रहे, क्या इश्शतुल इबाद जिनसे हमारे पॉलिटिकल जो हम साफती उसमें देखा जाए तो हमारा उनसे बनती नहीं थी, उसके बावजूद उनका एक पॉजिटिव किरदार था। हम एक अगर अली अमीन गंडापुर किसी की नहीं सुन रहे, अगर फैसल करीम कुंडी वहां पे जाकर कोई बात कर रहा है, आवाम की बात सुन ले तो उसमें हर्ज क्या है? अगर कामरान टेसोरी, देखे कोई तजाद नहीं है सिंध गवर्नमेंट में, उसमें बयानात की हद तक है, सिर्फ ये ना कोई उनके काम में मुदाखलत हो रही है। वो जब इजलास बुलाना चाहते हैं सिंध असेंबली का, गवर्नर बुला लेते हैं। जब वो उसको ऑर्डिनेंस, देखिए एक ऑर्डिनेंस और जारी हुआ था, आपको याद होगा जब कराची में जलजले के झटके लग रहे थे, खासतौर पे गडाफ टाउन में, तो हमारा मलिक जेल ब्रेक हुआ था और सैकड़ों कैदी जो है वहां से फरार हो गए थे। तो उस वक्त एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, उस वक्त केयरटेकर गवर्नर थे अवैस कादिर शाह जो इस वक्त स्पीकर है, वो थे वहां पर, उनके जरिए एक ऑर्डिनेंस लाया गया और बाद में जब सिंध असेंबली का इजलास हुआ उसके ऊपर लेजिस्लेशन कर ली गई और ऑर्डिनेंस के जरिए अब ये है कि किसी भी जेल का, यानी इस वक्त महकमा जेल खाना जात जो है उसका सरबरा पुलिस डिपार्टमेंट से है, कोई जेल खाना जात से नहीं है। अब दो है कि जी सरबरा पुलिस से है और नीचे जेल खाना जात की पुलिस है, तो क्या हम इसको कन्फ्रंटेशन नहीं समझेंगे कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डिनेंस जारी किया, ऐसी लेजिस्लेशन की कि दो जो फोर्सेस हैं उनको आमने सामने खड़ा किया हुआ है। लेकिन जब वो लेजिस्लेशन हो गई उस पर सिग्नेचर किसने किए? उस पर कामरान टेसोरी ने किए, उससे मना ही नहीं किया। अगर वो लॉ के मुताबिक जो आइन कहता है कि अगर वो भेजेंगे भी, अगर दोबारा सिंध असेंबली ने या दोबारा असेंबली ने मंजूर कर लिया तो गवर्नर की पावर खत्म हो जाती है। अगर अच्छे काम के लिए, चेक एंड बैलेंस के लिए गवर्नर कोई पार्ट प्ले करता है तो मैं कहता हूँ बेहतर है, उसको कोई हर्ज नहीं है। तो सारा खेल ही इम्तियाज फरहान साहब पावर का है ना, जिसके लिए सारे चीजें हो रही होती हैं, जतन हो रहे होते हैं। अब मैं आपकी तरफ आऊंगी, आदिल निजामी साहब, सर ये फरमा दीजिएगा कि अगर लाइक मेरे से पूछें तो जिस तरह आवाम की मैं बात कर रही हूँ ना, कि जिस तरह से हम एक कर्जों के तले दबे हुए जेरे बार कर्जदार मुल्क हैं हम, तो इस नुमाइशी अलामती होने की ज़रूरत क्या है? मेरे जैसे तो पर आवाम तो फिर यही सवाल पूछेंगे ये सारा तमाशा देखने के बाद। देखिए, रियासत पाकिस्तान का सूबों में नुमाइंदा है गवर्नर, लेकिन आप कामरान टेसोरी हो या कोई दूसरा गवर्नर हो, उनको टशन दिखाने का एक ही सबसे बड़ा मौका मिलता था। जामियात के वाइस चांसलर्स वगैरह, जामियात के जो मामला थे उनको जब गवर्नर देखता था। लेकिन आपने जब खैबर पख्तूनख्वा में सीएम के पास वो इख्तियार चले गए, पंजाब में जिस तरह आपने गवर्नर हाउस को एक पोस्ट ऑफिस का दर्जा दे दिया जामियात के हवाले से, फिर गवर्नर्स क्या करेंगे? वो ये सियासत ही करेंगे। कुंडी साहब यही कहेंगे कि जिस दिन एक वोट पूरा ऊपर हो गया तो हम केपीके में गवर्नमेंट चेंज कर देंगे। इसी तरह रजवाना साहब, मुझे माजी का एक उनका बयान याद आता है गवर्नर पंजाब से, वो कहते हैं जनाब कि उनसे एक क्वेश्चन हुआ पंजाब के किसी इशू के, उन्होंने कहा मैं अपने कायदे मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो उस टाइम सीएम पंजाब थे उनसे पूछ कर बताऊंगा कि हम इसके ऊपर हमारी क्या पॉलिसी है। ठीक है, इसी तरह फिर वो 37 दिन के गवर्नर आते हैं, उमर चीमा साहब, वो 37 दिन मतलब एक गवर्नर के इख्तियारात क्या होते हैं
वो दिखाकर चले गए कि 37 दिन में उन्होंने वफाकी हुकूमत और किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या कुछ नहीं किया। तो जब सियासी लोग आकर लगेंगे तो फिर यही होगा। बाकी जो आपने कहा बिलाशुबा, अब क्योंकि जिस तरह अभी शराज साहब ने भी कहा कि ये एक आइनी ओहदा है, सदर पाकिस्तान आइनी ओहदा, नीचे जो है रियासत पाकिस्तान का नुमाइंदा सूबे में गवर्नर है, तो उसको तब्दील करने के लिए जो आप कह रही अखराजात बचाने के लिए अब ये तो आइन में तब्दीली करनी पड़ेगी, लेकिन अब गवर्नर जो है वो रहेंगे। लेकिन सबसे बढ़ के जो टसूरी साहब जिनकी वजह से आप ये सेगमेंट भी कर रहे हैं, हम बात भी कर रहे हैं, उनका एक बयान बड़ा कहने के अफसोसनाक है। वो कह रहे हैं जनाब के वोट के हवाले से उन्होंने बड़ा एक टॉन्टिव उन्होंने एक बात की कि वोट आपने कहाँ दिया, कहाँ निकला। ये तो अभी वोट को इज्जत दो, हाँ वोट को इज्जत दो वालों को सोचना चाहिए। यहाँ पे अपोजिशन तो कह रही है कि फार्म 47 की गवर्नमेंट है, इलेक्शन 2024 का चोरी हुआ है, उसके ऊपर तहफुजात है, मैंडेट वापस कर लें, इनके पास अवामी जो है मैंडेट मौजूद नहीं है। तो जब गवर्नर एक सूबे का खड़ा होकर एक ऐसा गवर्नर जिसके एफिलिएशन के हवाले से भी आप ही बात कर रहे हैं कि मतलब कहाँ से एक पावरफुल हल्कों से जो है वो इस तरह अवाम में खड़ा होकर जब बात करेगा कि कहीं और भी वोट डालेंगे निकलेगा वहीं से जाकर हम चाहेंगे, तो क्या मैसेज आप दे रहे हैं? तो मेरे ख्याल से सदर पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को खसूसन लेना चाहिए था, क्योंकि वोट को इज्जत दो की बात तो यही जमात कर रही है। ठीक है, लेकिन अभी तक इस पर कोई नोटिस लेता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिस जिसकी पार्टी के लोग हैं वो उसके लिए काम कर रहे हैं, तो फिर जी किसी को क्या ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ों पर नोटिस लिया जाए। बहरहाल जी हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम कुछ जिक्र कर रहे होंगे गज़ा का, जहां 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए हम देख रहे हैं कि एक उम्मीद जो है वो पैदा हो चली है। इस पर हमास ने रजामंदी जाहिर कर दी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे खदशात जो हैं अब इस सारे मामले को लेकर डिस्कस किए जा रहे हैं। क्या खदशात हैं ये हम अपने पैनल के सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके हमास पर ढाई जाने वाली क़यामत के थमने की उम्मीद पैदा हो चली है। हमास ने 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए आमादगी का इजहार कर दिया है। हमास ने मिस्र और कतर के पेश करदा नए जंगबंदी मंसूबे से इत्तेफाक करते हुए नाजरीन अपनी रजामंदी का इजहार किया है। अब इसराइल का इंतजार है कि वो इस मामले पर क्या कहता है। कहा यह भी जा रहा है कि हमास और दीगर फ़लस्तीनी धड़ों ने जंगबंदी के मंसूबे पर बगैर किसी तरमीम के इत्तेफाक किया है। ये जंगबंदी अगर हो जाती है तो इसके दौरान यरगमारियों का तबादला मुमकिन हो सकेगा और इस हवाले से जल्द सालिस का ऐलान भी कर दिया जाएगा और मुज़ाकरात की बहाली के लिए तारीख भी मुकर्रर होगी। जाहिर है कि ये खुश आइंद अमर है कि दुनिया का हर बाज़मीर शख्स गज़ा में अमन चाहता है, लेकिन क्या इसराइल और अमेरिका में मौजूद शिद्दत पसंद यहूदी जो हैं वो जंगबंदी होने देंगे? इजरायली वज़ीर बराए कौमी सलामती जो हैं उन्होंने वज़ीर आज़म नेतन्याहू को खबरदार किया है कि आपके पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि हमास को शिकस्त दिए बगैर आप ये मुआहदा कर सकें, और अमरीकी सदर जो हमास का खात्मा चाहते हैं उनकी ये ख्वाहिश अमन की राह में रुकावट नहीं बन जाएगी, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि हमास तो सिरे से ही ख़त्म हो जाए। शिराजी साहब, आप हमें बताइएगा, हमास की जानिब से ये जो आमादगी है, कहा यह जा रहा है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सफारती दबाव था, उस तनाजुर में उन्होंने ये जो फैसला है ये कबूल किया है, लेकिन यहाँ ये जो सवाल बनता है कि हमास के तो खात्मे की भी बात होती है ना, जिनके साथ अब ये एग्रीमेंट होने जा रहा होगा, क्योंकि फ़ाइन हम आपके साथ बैठते हैं और जंगबंदी कर लेते हैं, तो फिर कैसे पॉसिबल होगा? जो शख्स आपको ख़त्म करने चाहता है उसके साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हो, कोई भी ऐसा? तो मेरा ख्याल है हमास के पास ऑप्शन ही क्या है। वो तंजीम के जो ग्राउंड पे अब नज़र नहीं आती, जो मुकम्मल तौर पे पसपा हो चुकी है, जो अब मुज़ाकराती टेबल पे तो कहीं है, लेकिन उनके कारकुन, उनके जिहादी अब हमें फील्ड में नज़र नहीं आते। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में कि वो हटदर्मी का मुजाहरा करते तो और बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद होते। आप देख रहे हैं कि हर रोज़ कम अज़ कम 100, 60, 50 ये तो सिर्फ उनकी बमबारी से हलाक हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, लेकिन जो भूख और अफलास से वहाँ पे गोया कि जो खुराक की नाकाबंदी है उससे हो रहे हैं, बच्चे मासूम वहाँ पे गोया कि खुराक की कमी से वहाँ पे शहीद हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल में हमास के पास तो कोई ऑप्शन नहीं। और जब अब इतना बड़ा दुश्मन, इतना ताकतवर दुश्मन जिसके पुष्ट पे अमेरिका जैसा मुल्क खड़ा हो, जिसके पुष्ट पे यूरोप जैसे ममालिक खड़े हों, और ख़ुद आपके अरब भाई आपको सपोर्ट ना कर पा रहे हों, बल्कि आपको मजबूर कर रहे हों कि इन द नेम ऑफ पीस आप कंप्रोमाइज़ सेटलमेंट की तरफ जाएं, तो मेरा ख़्याल में हमास ने जो किया है वो दुरुस्त किया, और मैं तो कहूँगा इससे बहुत पहले कर लेना चाहिए। लेकिन जो आप बात कर रही थी ना कि शायद इंतहा पसंद यहूदी इसको तस्लीम करेंगे, मेरा ख़्याल में इस वक्त यूरोप के कुछ ममालिक या इवन के बाकी जितने भी कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, ये मीडिया कंजम्पशन के लिए है, वरना मैं सॉरी टू से ये कहूँगा दे आर ऑल पार्टनर इन क्राइम। उनको मालूम है कि नेतन्याहू साहब ने जो गज़ा के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल का एक मंसूबा बनाया है,
उसको एनेक्स करने का जो मंसूबा बनाया है और फिर यहाँ से फ़लस्तीनियों को बेदखल करके मिस्र में या कहीं सूडान में जाके बसाने का जो मंसूबा बनाया है उस मंसूबे के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि आज भी गोया के वाशिंगटन में वाइट हाउस में तो गोया के यूक्रेन और यूरोप के तमाम सरबराहान को बुला के ट्रम्प साहब बैठे हैं, वो पुतिन साहब के साथ भी अलास्का में मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन इस मामले पे उन्होंने चीज़ों को बैक बर्नर पे रखा हुआ है। यहाँ उनको मरते हुए बच्चे नज़र नहीं आ रहे, यहाँ पे इसराइली बर्बरियत नज़र नहीं आ रही। क्या वजह है? वजह यह है कि उस एंड पे लेके जाना है सारे मामले को कि जहाँ पे हमास को इस बात पे राज़ी कर दिया जाए कि अब यहाँ से फ़लस्तीनियों को पैकअप करना होगा, जाके मिस्र में बसें या किसी सऊदी रेगिस्तान में जाकर उनकी बस्तियां बसाई जाएंगी जहां उनको सूडान में डालेंगे, यहाँ नहीं रहने वाले वो। तो मेरा काशिफ ख्याल साहब, में ये आपको कुछ हो लगता रहा है कि ये इसी प्लानिंग के तहत हो रहा है जिसकी जानिब शराजी साहब ने इशारा किया है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हमास तो जंगबंदी पर मान गया है, इजराइल ने मोहलत मांग ली है, लेकिन ट्रंप के उस बयान को कहाँ रखा जाए काशिफ साहब जिसमें वो हमास के मुकम्मल खात्मे का कहते हैं? क्या खात्मे से मुराद उनकी ये हो सकती है कि हमास जो है वो गैर मुसल्लह हो जाए, और क्या हमास ऐसा मानेगी, ऐसा करने के लिए तैयार होगी? और फिर जो बात शराजी साहब ने की है कि अगर उनकी उस नहज पर ले आया जाता है कि जी यहाँ से बिल्कुल ही उनको बेदखल कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर तो सिचुएशन जो है वो और ख़राब हो जाएगी काशिफ साहब। देखें, ट्रंप साहब ने जब ये बयान दिया कि हमास को मुकम्मल ख़ात्मा होना चाहिए, उसके बाद ही हमास ने 60 दिन की जंग बंदी की तरफ पेशकदमी की। उससे पहले हमास मानने को तैयार नहीं थी। दूसरी बात यह है कि चले वो निहत्ते हैं, उनके पास वसाइल कम हैं, जो कुछ भी है, इसराइल की बर्बरियत है, उस पर इसराइल जो है वो अपने आप को सुपर पावर का अलाई समझता था, जो कुछ भी था। 2-2.5 साल हो गए, अपने मगवी तो बाजियाब नहीं करवा सका। इतनी थोड़ी ताकत थी, बम्बार्डमेंट कर करके उसने क्या कुछ नहीं किया। आज भी उसके यरगमाली जो है वो अमेरिकी सदर से क्यों दरख्वास्त कर रहे हैं कि अल्लाह का वास्ते हमारे बंदे हमें वापस दिलवा दे हमास से। फिर कोई ना कोई तो उनकी स्ट्रेटजी होगी, कोई ना कोई तो बात होगी। दूसरी बात यह है कि अगर इस आर्गूमेंट को मान लिया जाए कि यहाँ से फ़लस्तीनियों को शिफ्ट करना है किसी और जगह पे, तो फिर ये फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ये और जो ममालिक कह रहे हैं कि अगले 2-3 माह के अंदर वो फ़लस्तीन को एज अ रियासत तस्लीम कर लेंगे। फ्रांस की तरफ से ये इस बयान का आना और उसके बाद नेतन्याहू का फ्रांस के प्रेसिडेंट के जो खिलाफ एक ट्वीट करना, जो उनकी अहलिया मोहतरमा ने उनको एक कोई थप्पड़ वप्पड़ मारा, उसकी वीडियो लगा के और तनकीद करना, वो क्या था? सो मैं ये समझता हूँ कि ये बेसिकली हमास को यहाँ से गैर मुसल्लह करके इस एरिया का कंट्रोल जो है वो अरब ममालिक के पास जाएगा और 2 रियासती फार्मूला जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा। मामला यहाँ फंसा हुआ है कि इसराइल अपनी जो रकबा है उसको इनलार्ज करना चाहता है, कुछ टेरिटरी और अपने साथ अटैच करना चाहता है, और यही 2 रियासती फार्मूला, ये मेरी बात याद रखिएगा, यही 2 रियासती फार्मूला जिसको यूरोप तस्लीम करेगा, इसको फिर एक वक्त आएगा कि ये हमारे जो मुस्लिम ममालिक है वो भी तस्लीम करेंगे और एंड एक गेम इस तरफ जाएगी कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। इसके ऊपर मोहम्मद बिन सलमान साहब का वाज़ेह बयान मौजूद है कि 2 रियासती फार्मूला जो है उसके ऊपर आप आ जाइए, हम आपको तस्लीम की तरफ ले आएंगे। कनाडा तस्लीम कर रहा है, फ्रांस तस्लीम कर रहा है। सो मैं समझता हूँ कि 2 रियासती फार्मूले की तरफ जाना है, लेकिन हर्डल हमास की मुसल्लह जद्दोजहद है जिसको न्यूट्रल करना है। ठीक हो गया। मैं आपकी तरफ आऊँगी आदिल निज़ामी साहब। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, आयरलैंड जैसे जो बड़े ममालिक हैं फ़लस्तीनी रियासत को ज़ाहिर तस्लीम कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि यही एक वजह है जिससे इज़राइल पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया है, और दबाव इतना है कि अब जो हमास की तरफ से कहा गया है कि ठीक है जी 60 दिन के लिए इसको जंगबंदी कर लेते हैं, एक तो वो इसको मान लेगा और दूसरा कोई पायदार हल की तरफ जाया जाएगा, जिस तरह से काशिफ साहब ने उन ममालिक के नाम गिनवाए हैं, खासतौर पर जिस तरह से उन्होंने सऊदी अरेबिया के बारे में कहा कि वो भी 2 रियासती हल को कहीं ना कहीं जिक्र करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो ये अब हल होता आपको दिखाई दे रहा है मसला इन तमाम ममालिक के इंटरवीन करने के बाद? इसमें देखिए 7 अक्टूबर 2023 के बाद जो एक एडवेंचर किया गया हमास की जानिब से, उसके बाद हमास के पास अब बचा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तबाह करके रख दिया। अब आप खुद से 60 रोज़ा एक जंग बंदी एग्रीमेंट की जानिब बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो शराइत होंगी वो शर्त क्या है कि आपके जो 51 लोग जो इजरायली आपके पास मौजूद हैं, जिनमें 20 एक का बताया जा रहा है जिंदा है, बाकी कुछ डेड बॉडीज़ हैं। हाँ। असल मकसद जो है वो इसराइल का उनको वापस लेना है, क्योंकि विद इन इसराइल, विद इन अमेरिका जो ज्यूज़ कम्युनिटी है उसको प्रोटेस्ट भी कर रही है, एक प्रेशर जो है विद इन इसराइल भी जो है डेवलप हो रहा है। जिस टाइम ये 60 रोज़ में अगर किसी भी स्टेज पे आके वो वापस ले लेंगे तो फिर उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल के पास कुछ वहाँ पे ऐसी चीज़ है वो फिर और इन लोगों को आप कह लें कि मतलब ये कह रहे हैं हमने अपनी लोग वापस लेने हैं, हमास ने इस तरह बोला कि जो इसराइल के कब्जे में है, मतलब जो आपके वहाँ जिंदा लाशें वहाँ पे गजा में मौजूद हैं
वो इस नहज पे आप किस तरह पहुंचे और किस तरह इस हाल में आगे, थोड़ा इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। अरब ममालिक जो आपने कभी कह दिया कि इजिप्ट और मिस्र मिलकर एक एग्रीमेंट उन्होंने दिया और हमास ने अनकंडीशनल उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, तो ये मेरे ख्याल से एक पूरा का पूरा एक प्लान है, मकसद और जो पर्पस फिलहाल दिखाई दे रहा है वो जो 50 के करीब लोग हैं उनको वहाँ से एवैक्यूएट करना, वहाँ से निकालना है। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल की चीज़ें बचेंगी। अब ये जाके जिस तरह शाहिद साहब कह रहे हैं किसी रेगिस्तान में इनको बसाया जाएगा या 2 रियासती हल होगा, इस तरह की किसी ऑप्शन की जानिब जाना ही जाना है। जिस तरह लबनान में आपने देख लिया कि हिब्बुल्लाह को आसामो न्यूट्रलाइज कर दिया गया, वो उस तरह नहीं है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से हमास ने अचीव क्या किया है, ये भी बताया जाए। उसके बाद हमने देख लिया कि एक रजीम चेंज शाम में, सीरिया में करते हैं कि जितनी जाने गई हैं वहाँ उस पर बहुत सारे आपको एटलीस्ट अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी आपको मालूम थी, आपको अरब दुनिया की कैपेसिटी कैपेबिलिटी मालूम थी, आपको पता था कि कौन आपके साथ कितना कब तक कैसे खड़ा हो सकता है। आपने देख लिया कि OIC कहाँ थी, अरब लीग कहाँ थी, अरबों का मसला था, अरबों ने किस तरह अपने मुसलमान भाइयों के साथ स्टैंड किया। इवन आप खुराक वहाँ पे देने के काबिल नहीं है, तो मतलब ये सोचना चाहिए, लम्हा फिक्रिया है। ठीक हो गया। मैं यही सवाल जो आपने भी उठाया इम्तियाज़ फरहान साहब आपकी तरफ लेकर आऊँगी। इजरायली यरगमाली ज़ाहिर है कि हम जानते हैं कि उन्होंने अमेरिकी सदर को ये पैगाम दिया है कि हमास से मुआहदा होना चाहिए है। तो ये जो भी एग्रीमेंट हो रहा होगा, जो भी मामलात हो रहे होंगे, हम देखेंगे कि एकतरफा सोच के साथ हो रहे होंगे। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहा होगा, इजराइल सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहा होगा, या कहीं ना कहीं फ़लस्तीनियों का भी सोचा जाएगा इंसानी बुनियादों पर। वैसे अभी तक तो हमने जो कुछ देखा है उसमें तो इंसानियत कहीं में दिखाई नहीं दी उनकी तरफ से, इजराइल की तरफ से खास तौर पर। तो अभी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ फ़लस्तीन के हवाले से भी सोच होगी इसमें, फिर ये एग्रीमेंट हो रहा होगा? इम्तियाज़ साहब देखिए आसमा, हम ये गैरों की क्या बात करें, हम कौन सा मुसलमान ममालिक OIC वगैरह कौन सा सोच रही है फलस्तीन के बारे में, कोई नहीं सोच रहा। हम दूसरों की शिकायत करने का हमें क्या फायदा। और दूसरा देखिए, हमास के बारे में पहले दिन से मेरी तो यही राय थी जब हम इसमें मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बातें करते थे कि हमास एक तंजीम है। उसको जैसे हम TTP के ऊपर तनकीद करते हैं, जूश और दूसरे जो ममालिक हैं उस पर भी इसी तरह के एक मुसल्लह फोर्स है जो कि रेजिस्ट करती है इसराइल के अगेंस्ट। मैं नहीं समझता कि हमास को कोई खत्म करना चाहता है। हमास तो उनके बेनिफिट के अंदर है। हमास ने जो अभी आदिल भाई एक बात कर रहे थे, उसकी मैं उसको बेवकूफी कहूंगा या पता नहीं क्या एक्साइटमेंट कहूंगा या क्या कहना चाहिए, उसकी वजह से आज तक गाजा जो है, देखिए गाजा स्ट्रिप जो है वो नेरे स्विस के हवाले से बहुत एग्जिस्ट करती थी, अभी भी करती है किसी हद तक, बहुत एग्जिस्ट करती थी। आपको याद होगा माजी में जब पोलोटेला आई थिंक 2008 के अंदर एक मामला आया था, तो वही मेरे स्विस का एक मामला चल रहा था। इजिप्ट भी उसके अंदर, यमन भी उसके अंदर, और ये अमेरिका के लिए खासतौर पर तेल की सप्लाई के हवाले से बहुत वो स्ट्रिप जो नेरे स्विस है वो कहलाती है। तो मैं नहीं समझता कि, मैं समझता हूँ कि हमास को जिंदा रखना, हमास से बात करना, हमास को किसी तरह से इस तरह से रखना कि जनाब ये मुसल्ला है और यहूदियों को खतरा है, ज्यूश को खतरा है, ताकि इसराइल के पास अपनी कार्रवाई का एक कानूनी जवाब रहे। हमास ने कितना खोया है, नहीं हिजबुल्लाह के कायदीन जो है वो शहीद कर दिए गए, हमास के खुद सरबराह चले गए, ईरान में क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि वो हमास एक, ठीक है उसके पास कैदी है, अब उन कैदियों की जरूरत है उसको इसराइल को या नहीं है। हम ये एक बात कह सकते हैं कि जी प्रेशर है कि हमारे जो रिश्ते यानी जो हमारे अजीज है वो उनकी कैद में है तो उनको ला जाए। मैं नहीं समझता इतने अरसे तक रहने के बाद वो जूश जो इंतहा पसंद कहें हम उनको या कुछ भी हम कहें, तो क्या हमारे यहाँ मजहबी इंतहा पसंदी नहीं है? वहां पर है, वो नहीं मानते इस बात को कि जनाब, मैं समझता हूँ कि वो कैदियों के बारे में उनके जो लवाकिन है उन्हें मुतमईन कर दिया गया होगा। अब गाजा के ऊपर एक एक्टिविटी करने के लिए, नेरो स्विच पर मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए उन्होंने और मजीद जवाब रखना है, वरना 2.5 साल तक इतनी बॉम्बिंग के बाद, इतने सब कुछ होने के बाद, अगर गाजा आज मौजूद है, वहां रेजिस्टेंस मौजूद है और सकती हुई जिंदगी अगर मौजूद है, तो वो भी अमेरिका और इसराइल जैसे के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। स्टेट फलस्तीन जो 2 रियासती, काशिफ एक बात कर रहे थे, 2 रियासती बिल्कुल बात हो रही है। महमूद अब्बास भी उसके लिए तैयार है, उनका एक स्टेटस है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, अक़वाम में सिर्फ स्टेटस दिया है, स्टेट के तौर पर उन्हें मंजूर नहीं किया गया। ये जब तक हमारे मोहम्मद ये जो सलमान साहब है, ये एक एक्ट के तौर पे, ये एक फरीक के तौर पे जब तक सामने नहीं आएंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये मामला डाउन होगा। ये कोई हमास अगर तैयार हुआ है मजबूरी से कह दे या कुछ कह दे, मैं तो इसको समझता हूँ ये इसराइल की अपनी एक स्ट्रेटेजी है कि हमास की तरफ से ये चीजें लेकर आए कि जनाब हम 60 दिन के लिए तैयार है। 60 दिन के बाद क्या होगा? आदिल साहब जो फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि अगर जी कैदी सब छूट गए तो उसके बाद तो
मलियामेट कर दिया जाएगा, आया वो कैदी है भी या नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इसमें बैठ के हमारे जो इस्लामिक थिंकर्स हैं उन्हें डायलॉग करना चाहिए, अदर देन ज्यूश और जो हमारी क्रिश्चियनिटी के जो थिंकर्स हैं उनके साथ बैठकर। अगर आप ठीक हो ज्यूश गया। का पूरा हिस्ट्री उठाएंगे, आसमा अगर ज्यूश वाली हिस्ट्री उठाएंगे तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी सलीबी जंग के हवाले से हमारे साथ साथ ज्यूश का भी हीरो है। जब उनका मैस्केर किया था क्रिश्चियन कम्युनिटी ने तो बैतुल मकदस में हमारे सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने बचाया था उन्हें जाके। हम अपने सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की सलीबी जंग को लाते नहीं है कि यहूदियों के ऊपर एहसानात है जैसे फलस्तीनी मुसलमानों के हैं, जब पूरी दुनिया में उन्हें मारा जा रहा था सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी उनका हीरो है। तो हमें हर दो ठीक हो तरफा एक गया। बात करनी चाहिए। जी जी बात करनी चाहिए, लेकिन बात वही शराजी साहब वाली है कि इस्लामी ममालिक का क्या किरदार है, वो तो सबके सामने है। ओआईसी ने क्या कर लिया, बाकी जो लोग कुछ अपने तौर पे कुछ ममालिक किरदार अदा कर सकते थे उन्होंने भी क्या किया वो भी हम सब जानते हैं। बहरहाल जैसे कहा जाता है लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे कि वहाँ पर अमन कायम हो। और इसी उम्मीद के साथ आज का शो जो है उसको ख़त्म करते हैं। काशिफ रफ़ीक साहब आपका बहुत शुक्रिया, इफ्तिखार शराजी साहब, आदिल निज़ामी साहब आप लोग तशरीफ़ लाए, आप दोनों का शुक्रिया। इम्तियाज़ फ़रहान साहब आप कराची से हमारे साथ मौजूद रहे, सर आपका शुक्रिया। और नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, कल मिलते हैं दोबारा, आपसे अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।